चेतना। चेतना को जीवधारियों में स्वयं के और अपने आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध होने, उन्हें समझने तथा उनकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति का नाम है। विज्ञान के अनुसार चेतना वह अनुभूति है जो मस्तिष्क में पहुँचने वाले अभिगामी आवेगों से उत्पन्न होती है। इन आवेगों का अर्थ तुरंत अथवा बाद में लगाया जाता है। बहुत पुराने काल से प्रमस्तिष्क प्रांतस्था चेतना की मुख्य इंद्रियां अथवा प्रमुख स्थान माना गया है। इसमें से भी पूर्व ललाट के क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है, परंतु बेनफील्ड और यास्पर्स चेतना को नए तरीके से ही समझाते हैं। उनके मतानुसार चेतना का स्थान चेतक, अर्धश्वेत चेतक और ऊपरी मस्तिष्क के ऊपरी भाग के आसपास हैं। वे लोग मस्तिष्क के इन भागों को और उनके संयोजन को स्नायुओं के संगठन का सर्वोच्च स्तर मानते हैं। पूर्व ललाट क्षेत्र तथा अर्धस्वेचेतक के बीच बहिर्गामी नाड़ियों द्वारा संयोजन है। संयोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष है। परोक्ष संयोजन पृष्ठ केंद्रक के द्वारा होता है। इन नाड़ियों का संबंध पौष से भी है। चेतना मनुष्य की वह विशेषता है जो उसे जीवित रखती है और जो उसे व्यक्तिगत विषय में तथा अपने वातावरण के विषय में ज्ञान कराती है। इसी ज्ञान को विचार शक्ति, बुद्धि कहा जाता है। यही विशेषता मनुष्य में ऐसे काम करती है जिसके कारण वह जीवित प्राणी समझा जाता है। मनुष्य अपनी कोई भी शारीरिक क्रिया तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसको यह ज्ञान पहले न हो कि वह उस क्रिया को कर सकेगा। कोई भी मनुष्य किसी विधा भी घातक पदार्थ अथवा घटना से बचने के लिए अपने किसी अंग को तब तक नहीं हिला सकता जब तक कि उसको यह ज्ञान न हो कि कोई घातक पदार्थ उसके सामने है और उससे बचने के लिए वह अपने अंगों को काम में ला सकता है। उदाहरणार्थ हम एक ऐसे मनुष्य के बारे में सोच सकते हैं जो नदी की ओर जा रहा है। यदि वह चलते चलते नदी तक पहुंच जाता है और नदी में घुस जाता है तो वह डूबकर मर जाएगा। वह अपना चलना तब तक नहीं रोक सकता और नदी में घुसने से अपने को तब तक नहीं बचा सकता जब तक कि उसकी चेतना में यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता कि उसके सामने नदी है और वह जमीन पर तो चल सकता है परंतु पानी पर नहीं चल सकता। मनुष्य की सभी क्रियाओं पर प्रयुक्त नियम लागू होता है, चाहे ये क्रियाएं पहले कभी हुई हो अथवा भविष्य में कभी हो। मनुष्य केवल चेतना से उत्पन्न प्रेरणा के कारण कोई काम कर सकता है। चेतना और चरित्र मेल फीमेल और मनुष्य के चरित्र में मौलिक संबंध है। चेतना वह विशेष गुण है जो मनुष्य को जीवित बनाती है और चरित्र उसका वह संपूर्ण संगठन है जिसके द्वारा उसके जीवित रहने की वास्तविकता व्यक्त होती है तथा जिसके द्वारा जीवन के विभिन्न कार्य चलाए जाते हैं। किसी मनुष्य की चेतना और चरित्र केवल उसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होते, ये बहुत दिनों के सामाजिक प्रक्रम के परिणाम होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने वंशानुक्रम को स्वयं में प्रस्तुत करता है। वह विशेष प्रकार के संस्कार पैतृक संपत्ति के रूप में पाता है। वह इतिहास को भी स्वयं में निरूपित करता है क्योंकि उसने विभिन्न प्रकार की शिक्षा तथा प्रशिक्षण को जीवन में पाया है। इसके अतिरिक्त वह दूसरे लोगों को भी अपने द्वारा निरूपित करता है क्योंकि उनका प्रभाव उसके जीवन पर उनके उदाहरण, उपदेश तथा अवपीड़न के द्वारा पड़ा है।
जब एक बार मनुष्य की चेतना विकसित हो जाती है तब उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता चली जाती है। वह ऐसी अवस्था में भी विभिन्न प्रेरणाओं, आवेगों और भीतरी प्रवृत्तियों से प्रेरित होता है, परंतु वह उन्हें स्वतंत्रता से प्रकाशित नहीं कर सकता। वह या तो उन्हें इसलिए सर्वथा दबा देता है जिससे कि समाज के दूसरे लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं में वे बाधक न बने, अथवा उन्हें इस प्रकार चपेट दिया जाता है या कृत्रिम बनाया जाता है जिसमें उनका प्रकाशन समाज विरोधी न हो। इस प्रकार मनुष्य की चेतना अथवा विवेकी मन उसके अवचेतन अथवा प्राकृतिक मन पर अपना नियंत्रण रखता है। मनुष्य और पशु में यही विशेष भेद है। पशुओं के जीवन में इस प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता, अर्थात जैसा वे चाहते हैं वैसा करते हैं। मनुष्य चेतना युक्त प्राणी है, यानी कोई भी क्रिया करने के पहले वह उसके परिणाम के बारे में भली प्रकार सोच लेता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चेतना। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से चेतना मानव में उपस्थित वह तत्व है जिसके कारण उसे सभी प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। चेतना के कारण ही हम देखते, सुनते, समझते और उनके विषय पर चिंतन करते हैं। इसी के कारण हमें सुख दुख की अनुभूति होती है और हम इसी के कारण अनेक प्रकार के निश्चय करते हैं तथा अनेक पदार्थों की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं। मानव चेतना की 3 विशेषताएं हैं। वह ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होती है। भारतीय दार्शनिकों ने इसे सच्चिदानंद रूप कहा है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के विचारों से युक्त निरूपज्ञता की पुष्टि होती है। चेतना वह तत्व है जिसमें ज्ञान की, भाव की और व्यक्ति अर्थात क्रियाशीलता की अनुभूति है। जब हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो उसके स्वरूप का ज्ञान हमें होता है। उसके प्रति प्रिय अथवा अप्रिय भाव पैदा होता है और उसके प्रति इच्छा पैदा होती है, जिसके कारण या तो हम उसे अपने समीप लाते हैं अथवा उसे अपने से दूर हटाते हैं। चेतना को दर्शन में स्वयं प्रकाश तत्व माना गया है। मनोविज्ञान अभी तक चेतना के स्वरूप में आगे नहीं बढ़ सका है। चेतना ही सभी पदार्थों को जड़ चेतन, शरीर, मन, निर्जीव, जीवित, मस्तिष्क, स्नायु आदि को बनाती है, उनका स्वरूप निरूपित करती है। फिर चेतना को इनके द्वारा समझाने की चेष्टा करना अविचार है। मैकडूगल महाशय की कथा अनुसार जिस प्रकार भौतिक विज्ञान की अपनी ही सोचने की विधियाँ और विशेष प्रकार के प्रदत्त है, उसी प्रकार चेतना के विषय में चिंतन करने की अपनी ही विधियाँ और प्रदत्त है। अतएव चेतना के विषय में भौतिक विज्ञान की विधियों से न तो सोचा जा सकता है और न उसके प्रदत्त इसके काम में आ सकते हैं। फिर भौतिक विज्ञान स्वयं अपनी उन अंतिम इकाइयों के स्वरूप के विषय में निश्चित मत प्रकाशित नहीं कर पाया है जो उस विज्ञान के आधार हैं। पदार्थ, शक्ति, गति आदि के विषय में अभी तक काम चलाऊं जानकारी हो सकी है। अभी तक उनके स्वरूप के विषय में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, अर्थात चेतना के विषय में अंतिम निर्णय की आशा कर लेना युक्ति संगत नहीं है। चेतना को अचेतन तत्व के द्वारा समझाना अर्थात उसमें कार्य कारण संबंध जोड़ना सर्वथा अविवेकपूर्ण है। चेतना को जिन मनोवैज्ञानिकों ने जड़ पदार्थ की क्रियाओं के परिणाम के रूप में समझाने की चेष्टा की है, अर्थात जिन्होंने इसे शारीरिक क्रियाओं
स्नायुओं के स्पंदन आदि का परिणाम माना है। उन्होंने चेतना की उपस्थिति को ही समाप्त कर दिया है। उन्होंने चेतना की उपस्थिति को ही समाप्त कर दिया है। पैवलॉफ और वाटसन महोदय के चिंतन का यही परिणाम हुआ है। उनके कथा अनुसार मन अथवा चेतना के विषय में मनोविज्ञान में सोचने की व्यर्थ है। मनोविज्ञान का विषय मनुष्य का दृश्यमान व्यवहार ही होना चाहिए। चेतना के शरीर में संबंध के विषय में मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न मत हैं। कुछ के अनुसार मनुष्य के बृहद मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं अर्थात कुछ नाड़ियों के स्पंदन का परिणाम ही चेतना है। यह अपने में स्वतंत्रता कोई तत्व नहीं है। दूसरों के अनुसार चेतना स्वयं तत्व है और उसका शरीर से आपसी संबंध है, अर्थात चेतना में होने वाली क्रियाएं शरीर को प्रभावित करती है। कभी कभी चेतना की क्रियाओं से शरीर प्रभावित नहीं होता और कभी शरीर की क्रियाओं से चेतना प्रभावित नहीं होती। एक मत के अनुसार शरीर चेतना की कार्य करने का यंत्र मात्र है, जिसे वह कभी उपयोग में लाती है और कभी नहीं लाती। परंतु यदि यंत्र बिगड़ जाए अथवा टूट जाए तो चेतना अपने कामों के लिए अपंग हो जाती है। कुछ गंभीर मनोवैज्ञानिक विचारकों द्वारा विज्ञान की वर्तमान प्रगति की अवस्था में प्रयुक्त मत ही सर्वोत्तम माना गया है। चेतना के स्तर। चेतना के 3 स्तर माने गए हैं: चेतन, अचेतन और अचेतन। चेतन स्तर पर वे सभी बातें रहती हैं जिनके द्वारा हम सोचते, समझते और कार्य करते हैं। चेतना में ही मनुष्य का अहम भाव रहता है और यही विचारों का संगठन होता है। अचेतन स्तर में वे बातें रहती हैं जिनका ज्ञान हमें तत्क्षण नहीं रहता, परंतु समय पर याद की जा सकती है। अचेतन स्तर में वे बातें रहती हैं जो हम भूल चुके हैं और जो हमारे यत्न करने पर भी हमें याद नहीं आती, और विशेष प्रक्रिया से जिन्हें याद कराया जाता है। जो अनुभूतियाँ एक बार चेतना में रहती हैं वे ही कभी अचेतन और अचेतन मन में चली जाती हैं। ये अनुभूतियाँ सर्वथा निष्क्रिय नहीं होती, वरना मानव को अनजाने ही प्रभावित करती रहती है। चेतना का विकास। चेतना सामाजिक वातावरण के संपर्क से विकसित होती है। वातावरण के प्रभाव से मनुष्य नैतिकता, औचित्य और व्यवहार कुशलता प्राप्त करता है। इसे चेतना का विकास कहा जाता है। विकास की चरम सीमा में चेतना निज स्वतंत्रता की अनुभूति करती है। वह सामाजिक बातों को प्रभावित कर सकती है और उनसे प्रभावित होती है, परंतु इस प्रभाव से अपने आप को अलग भी कर सकती है। चेतना को इस प्रकार की अनुभूति को शुद्ध चैतन्य अथवा प्रमाता, आत्मा आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। इसकी चर्चा चार्ल्स यूंग, स्पेंगल, विलियम ब्राउन आदि विद्वानों ने की है। इसे देश काल की सीमा के बाहर माना गया है। चेतना की जटिल समस्या। चेतना की जटिल समस्या हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस एक दार्शनिक और वैज्ञानिक समस्या है, जिसका संबंध इस बात से है कि कैसे भौतिक तत्वों से चेतना उत्पन्न होती है। यह समझना कठिन है कि कैसे न्यूरॉन्स और
सिनेप्सेस जैसी भौतिक प्रक्रियाओं से अनुभव, संवेदना और जागरूकता जैसी अमूर्त चीज़ों उत्पन्न होती हैं। इस समस्या के कई पहलू हैं, जैसे पहला, सुबोधता समस्या। यह समझना कठिन है कि मस्तिष्क की भौतिक गतिविधियाँ कैसे सुबोध अनुभवों का निर्माण करती है। एकीकरण समस्या। कैसे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों द्वारा संसाधित सूचना एकीकृत होकर एक संपूर्ण अनुभव बनाती है। आत्मा चेतना समस्या। तीसरा है आत्म चेतना समस्या। हम अपने आप को कैसे जानते हैं और अनुभव करते हैं। आत्म चेतना का भौतिक आधार क्या है। चौथा, अनैच्छिक अनुभव समस्या। कैसे अनैच्छिक भावनाएं और अनुभव उत्पन्न होते हैं जिनका हम नियंत्रण नहीं कर सकते। वैज्ञानिक और दार्शनिक चेतना के भौतिक आधार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक जटिल और अभी भी हल न की गई समस्या बनी हुई है। इसके विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण हैं, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं मिला है।